आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का टर्म 2 का सैम्पल पेपर। जो सैम्पल पेपर है इसमें आपको पता है कि आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो काफ़ी चेंज हो रखा है, तो उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा वहाँ पे यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लो हमारा। इसका नाम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। इस नाम से सर्च करोगे अगर आप टेलीग्राम पे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। 22 से 23 हज़ार के करीब इसमें स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप वहाँ जुड़ जाएं, आपको वहाँ पे वीडियोस के लिंक और इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाया करेगी। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं नए पैटर्न पे, क्योंकि पैटर्न जो है वो आपका चेंज हो गया है। इसमें आपका 40 नंबर का पेपर आने वाला है टर्म 2 का, जो कि आपका 2 घंटे का पेपर होगा। और इसमें आपको क्या करने होंगे, क्वेश्चन लिखने होंगे। जैसे कि जो टर्म 1 का पेपर था आपका, उसमें आपके MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे। इसमें आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें आपको आंसर लिखने होंगे। तो क्या क्या है, चले इसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आपका जो सेक्शन ए है इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे, ठीक है। और आपको 50 वर्ड से ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है, यानी कि आपको आंसर अपना 50 वर्ड के अंदर अंदर लिखना है। इसके बाद जो आपका सेक्शन बी है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, और इसमें 100 वर्ड की लिमिट है, उससे नीचे ही आपको लिखने हैं। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 6 नंबर के होंगे, ठीक है। और 170 वर्ड हैं आपके, इसके अंदर ही आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं आगे। सेक्शन ए में आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि 2 नंबर वाले हैं। इसको देखते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोट करनी है, ध्यान रखना बिल्कुल। आपको आपकी आंसर की जो कि मार्किंग स्कीम है उसमें ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो राइट फैक्चुअली करेक्ट आंसर अदर देन द वंस गिवन इन द मार्किंग स्कीम। यानी कि जो आपकी मार्किंग स्कीम में जो आंसर दे रखे हैं, जो पॉइंट दे रखे हैं, अगर आपको इनके अलावा भी करेक्ट आंसर पता है, कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट बता दिए जाते हैं आपको मार्किंग स्कीम में। तो उसके अलावा भी तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट भी हो सकता है। अगर आपको वो पता है तो आप उसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखने की कोशिश करें जैसा कि आपको मार्किंग स्कीम में दे रखा है। तो समझ गए होंगे आप इसे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देखें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों आपके सामने अवेलेबल है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हाल के वर्षों में भारत ने आसियान पर पर्याप्त ध्यान दिया है, इस कथन को उचित ठहराओ। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता था कि आसियान जो है एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया था, लेकिन भारत ने शुरू में ध्यान नहीं दिया था इस पे। लेकिन बाद में जब देखा कि भाई आसियान जो है बहुत तेजी से काफी रफ्तार से विकास कर रहा है, तो हमारा ध्यान आसियान पे गया। तो ऐसे में हमने क्या करा, आसियान से अपने रिलेशन ठीक किए, और 2 देश जो थे उससे हमने मुक्त व्यापार का समझौता भी किया था, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं आंसर को। द आसियान इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट केम इनटू अफेक्ट इन 2010। भारत और आसियान के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ था जो कि 2010 में हुआ था। पहला पॉइंट। इसके बाद क्या है कि जनवरी 25 में 2018 की बात है, सिल्वर जुबली मनाई गई थी, ठीक है, इंडिया और आसियान पार्टनरशिप के लिए। और यहाँ पे जो लीडर थे वो सारे शामिल हुए थे, और एक स्टंप भी जारी की गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखो, ये यहाँ पे मोदी जी हैं, और इनके साथ ये नेता हैं, ये आसियान के और आसियान के देश हैं। ये 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान की साझेदारी की जो रजत जयंती मनाई गई थी, इसके लिए डाक टिकट जारी किए करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, मुक्त व्यापार का समझौता हुआ था, ठीक है। मुक्त व्यापार का समझौता किसके साथ हुआ था, तो ये सिंगापुर और थाईलैंड जो 2 देश थे, इसके साथ हमारा पहले से मुक्त व्यापार का समझौता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 शॉर्ट पॉइंट में आपको आंसर लिखना था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको सिलेबस आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो मिलने वाला नहीं है, और ये जो न्यू टॉपिक सीबीएसई ने दिए हैं, आई थिंक उसमें भी ये था ही नहीं है क्वेश्चन। पता नहीं है क्यों पूछा हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन आपको करना है कि मिरेकल ऑन द हैन रिवर, यानी जो हान नदी है इसका चमत्कार की व्याख्या कीजिए। क्या मतलब है इसका, चलिए इसको समझते हैं। तो देखते हैं। देखिए क्या है, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण कोरिया भी मतलब एक उभरता हुआ सेंटर ऑफ पावर आप उसे कह सकते हो, यानी कि एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भी आप देख सकते हो उसे, ठीक है, एशिया में। बिटवीन द 1960s एंड 1980s, 1960 से 1980 के बीच में अगर हम देखें तो ये काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक पावर के रूप में। और
इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मिरेकल ऑन द हैन रिवर, यानी कि हान नदी का चमत्कार। कुछ इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। और ऑप्शन में था, अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसके बदले में जो दूसरा ऑप्शन में था उसे भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा हुआ है, यानी वैरायटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर को अगर आप सहमत है तो इसके पीछे दो कारण आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपके सामने इंग्लिश में आंसर है जो कि आपकी मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है। मैं आपको इसको हिंदी में दिखाता हूँ, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। ये एनसीईआरटी की कटिंग है, ध्यान से देखो आप इसे। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हो, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसके अंदर नहीं मिलेगा। आपको नई वाली एनसीईआरटी या तो खरीदनी है या फिर नई एनसीईआरटी आप डाउनलोड करोगे तब आपको उसके अंदर ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये नए टॉपिक हैं थोड़े से जो आपको इसमें आ रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें तो चैप्टर का जो जो चैप्टर पढ़ाया हुआ था वहां पे मैंने आपको मैप के साथ समझाया था कि किस तरीके से कहाँ पे क्या क्या है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दक्षिण एशिया में मेनली 7 देश आते हैं, ठीक है, 7 देश, इनको दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें एक 8वां देश भी है, अफगानिस्तान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से देश है चलिए देख लेते हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और एक देश है अफगानिस्तान। और कभी कभी इसमें म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये 7 तो मेन देश हैं। 8वां देश इसमें बाद में जुड़ा जो कि अफगानिस्तान था। ये आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि क्या यहाँ की भौगोलिक विशेषता है। तो अगर हम देखें दक्षिण एशिया को, तो इसके उत्तर में यानी नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, विशाल हिमालय की पर्वत श्रृंखला। दक्षिण में जाते हैं तो हिंद महासागर दिखता है। पश्चिम की तरफ देखें तो अरब सागर दिखता है। और पूर्व में देखें तो बंगाल की खाड़ी दिखती है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही मतलब विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है, एकदम स्पेशल। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये भारत का मैं यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो आपको हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं दिखेगी। आप कभी गूगल मैप पे जाके सर्च करना, ठीक है। दक्षिण में आते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, हिंद महासागर दिखेगा। अगर आप पूर्व में जाते हो तो आपको यहाँ पे बंगाल की खाड़ी दिखती है। और पश्चिम की तरफ आते हो तो आपको अरब सागर दिखता है। और इसके आसपास ही ये सारे देश हो जाते हैं जो कि दक्षिण एशिया के जिन देशों का नाम हमने अभी बताया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसकी भौगोलिक विशिष्टता क्या है, कि ये भौगोलिक विशिष्टता इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र को भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के कारण जिम्मेदार है। यहाँ पे जो आप देखोगे कि ये जो अलग अलग देश हैं, यहाँ पे भौगोलिक विशेषता तो आपको अलग मिलती है। यहाँ पे भाषाई संस्कृति अलग है, सामाजिक यहाँ पे रीति रिवाज जो है वो अलग है, ठीक है। सभी मतलब एक दूसरे से काफी अलग आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ से पढ़िए, दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा एक इलाका है, लेकिन फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर इसको एक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। जब भू राजनीतिक धरातल पर देखें तो पूरे दक्षिण एशिया को एक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर जाके देखें तो हमें यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो ये इसका कहने का मतलब था। तो एनसीईआरटी से मैंने आपको बता दिया है। और सेम यही चीज आपकी मार्किंग स्कीम में दे रखी है। आप अगर इसे ट्रांसलेट करोगे तो भी आपको यही चीजें मिलेगी जो मैंने आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से दिखाया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको क्यों लगता है कि भारत को अब सत्ता के एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाने लगा है? बिल्कुल बिल्कुल माना जाने लगा है। क्यों माना जाने लगा है, इसके पीछे देखिए कारण क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर 21वीं शताब्दी के भारत को हम देखें तो ये एक ग्लोबल शक्ति यानी कि एक वैश्विक शक्ति बन के उभरा है, ठीक है। और अगर हम इसे एक बहुआयामी दृष्टिकोण से देखेंगे, भारत विश्व में अगर हम देखें, विश्व के नजरिए से देखें, तो भारत की शक्ति और उसके उदय का अनुभव सभी कर रहे हैं, दुनिया भर के देश, ठीक है। भारत की जनसंख्या जो है वो 135 करोड़ की जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या है। और इस देश की अगर हम बात करें तो इस देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति जो है काफी मजबूत है। अगर आर्थिक नजरिए से देखें तो भारत ने लक्ष्य रखा है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का एक लक्ष्य है हमारा। और एक विशाल प्रतिस्पर्धी बाजार, ठीक है, व्यापार के रूप में देखें तो व्यापार का केंद्र भी भारत है। और संपूर्ण विश्व में देखें तो 200 मिलियन भारतीय प्रवासी जो लोग हैं वो अलग देशों में रहते हैं, यानी भारतीय मूल के लोग हैं जो दुनिया के पूरे अलग अलग देशों में 200 मिलियन के करीब जो जनसंख्या वो फैली हुई है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि वहां से विदेशी मुद्रा भारत आती है, ठीक है, ये हो जाएगा। और भी देखें तो 21वीं शताब्दी में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये शक्ति के नए केंद्र के रूप में भारत को हम देख सकते हैं। क्योंकि भारत जो है भारत की अगर सैन्य शक्ति देखें तो वो भी काफी सही है। परमाणु तकनीकी के नजरिए से देखें तो भारत अब आत्मनिर्भर बना रही है भारत को।
और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो भी भारत काफ़ी आगे जा रहा है। और मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके तहत भी भारत में क्या है, अब आत्मनिर्भरता की ओर चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो केवल 2 नंबर का है, तो इतने सारे पॉइंट जो बता तो दिए हैं, लेकिन आपको पेपर में केवल 2 पॉइंट लिखने हैं। तो आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो कि भारत विश्व में एक उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है, एक शक्ति के केंद्र के रूप में नजर आया है। इसकी जो विशाल जनसंख्या है, इसके कारण, ठीक है, इसके कारण सांस्कृतिक राजनीतिक अगर हम इसको नज़रिए से देखें तो यहाँ पे वैरायटी काफ़ी देखने को मिलती है। भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो विदेशों में प्रवासी के रूप में भी रह रहे हैं। सैन्य और टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो भारत काफ़ी आगे निकल रहा है। मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत क्या हो रहा है कि आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। तो ऐसे कोई भी मतलब 4-5 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आपको लिख देने थे आंसर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इसके कोई 2 उदाहरण देने हैं आपको। तो देखिए, शीत युद्ध के समाप्ति के बाद अगर हम देखें तो अमेरिका के भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि भारत से कुछ समय के बाद, हाँ, शीत युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो शीत युद्ध के बाद यानी 1991 के बाद, सही बात है। तो देखें तो भारत और अमेरिका से अच्छे संबंध रहे, लेकिन कई बार भारत से खटपट भी हो जाती है। और जो अमेरिका है वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक मीडिएटर की तरह भूमिका निभा रहा है। अगर आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, रिलेशन कई बार खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है अमेरिका ने, ठीक है। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए। और एक चीज़ ये भी याद रखना है कि भारत ने 1991 में अपनी जो आर्थिक नीति थी उसमें भी बदलाव किया था और हमने उदारीकरण की नीति को अपनाया था, ठीक है। और जो पहले हम बाहरी कंपनियों का जो व्यापार होता था उसको कम महत्व देते थे, लेकिन अब हमने अपने जो दरवाजे हैं वो खोल दिए, यानी ओपन ट्रेड, ठीक है। वैश्वीकरण के तहत भी भारत ने बाहरी व्यापार को खूब बढ़ावा दिया है। यहाँ की चीज़ें बाहर और वहाँ की चीज़ देश में आ रही है। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी मतलब बदलाव किए हैं नई आर्थिक नीति के तहत। तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को सुगम बनाने में सार्क की भूमिका का मूल्यांकन करना है। सार्क, अब सार्क जो है आप जानते हैं कि सार्क जो है ये दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। हालांकि सार्क कामयाब नहीं हुआ है, जैसे कि आप देखते हो आसियान काफ़ी कामयाब है, यूरोपीय संघ कामयाब है। इसी तरीके से अगर हम सार्क को देखें तो सार्क कामयाब नहीं हुआ है। क्यों कामयाब नहीं हुआ है? क्योंकि ये दक्षिण एशिया जो एशियाई देश है इनका संगठन है, और दक्षिण एशियाई के जो देश हैं इनके बीच में आपस में नहीं बनती है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद हो जाता है, कई बार श्रीलंका से विवाद हो जाता था, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो मतलब आपस में विवाद के कारण भी कहीं ना कहीं सार्क जो है उतना कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी सार्क ने एक प्रयास किया है कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं इनके बीच में आर्थिक सहयोग बने, इनके बीच में व्यापार को बढ़ावा मिले, ठीक है, काम इसने किया है। इसके बाद देखते हैं कि ये जो सार्क है इसने क्या करा, सहयोग स्थापित करने की कोशिश की ताकि सार्क के जरिए इन देशों के बीच में सहयोग को बनाया जा सके। सार्क जो है 1985 में बनाया गया था, और सार्क का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नेपाल के काठमांडू में है। ये भी आपको याद रखना है। और सार्क के जरिए एक ये फ्री ट्रेड के लिए एक साफ्टा भी बनाया गया था, इसे भी याद रखना है। साफ्टा जो है 2004 में लाया गया था, और इसके तहत ये वादा किया गया था कि ये जो दक्षिण एशिया के देश है इनके बीच में मुक्त व्यापार हो पाएगा, ठीक है। मुक्त व्यापार यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश है, पहले क्या होता था कि ये जब दो देशों के बीच में व्यापार होता था तो ये काफ़ी टैक्स वगैरह लगाते थे। तो इन्होंने ये इसके तहत टारगेट रखा था कि धीरे धीरे हम उस टैक्स को क्या करेंगे, कम करते जाएंगे, और एक समय में वो खत्म हो जाएगा और फ्री ट्रेड हो जाएगा कि आपस में व्यापार कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट आपके लिए काफ़ी है। और इनके देशों के बीच में जो विवाद रहता है, ठीक है, उस विवाद को खत्म करने के लिए भी ये जो ट्रेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो सार्क है इसने कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि विवाद बने रहते हैं, कई बार असफल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि सार्क जो है वो पूरी तरीके से असफल रहा है, कोशिश जरूर की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जो पहले आम चुनाव थे वो 2 बार रोकने पड़ गए थे, स्थगित करने पड़ गए थे, क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? तो देखिए, देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और उसके बाद पहली बार चुनाव करवाए जा रहे थे 1951-52 में, और पहला चुनाव था, इससे पहले चुनाव का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ था, और इसके बाद पहली बार चुनाव कराना था। तो ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत बड़ी थी, 17 करोड़ तो उसमें मतदाता थे, जिनको विधानसभा के चुनाव में 3200 एमएलए चुनने थे और लोकसभा के चुनाव में 489 सांसद चुनने थे।
और इतनी बड़ी जनसंख्या को पहली बार वोट देना था। आज की तरह सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, आज की तरह लोग जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, केवल 15% वोटर ही जो थे वो साक्षर थे। आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अभाव था। ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या का चुनाव करवा पाना, चुनाव में उनको शामिल कर पाना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल हो ही जाता है। जो इलेक्शन कमीशन जो होता है उसने जब पहली बार जो वोटर लिस्ट बनाई थी, तो उस वोटर लिस्ट में भी काफ़ी कमियां थी। उसमें देखा था कि 40 लाख जो महिलाएं थी, इनके तो नाम ही नहीं थे, उसमें नाम थे तो फला की बीवी, फला की बेटी, इस तरीके से नाम दे रखे थे। तो इस एंट्री को जो चुनाव आयोग था, इलेक्शन कमीशन था, उसने मानने से इनकार कर दिया था। तो इसकी वजह से ये तीनों मुद्दे जो थे, इनकी वजह से ही चुनाव जो था 2 बार रोकना पड़ा था, स्थगित करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गठबंधन की सरकार जो है उसकी 2 विशेषताएं बतानी है आपको। गठबंधन की जो सरकार होती है, तो आपको पता है कि जब चुनाव लड़े जाए और मान लो किसी पार्टी को बहुमति ना मिले, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए किसी स्टेट में 100 सीटें जीतनी है बहुमत के लिए, लेकिन कोई पार्टी है वो 80 सीट जीत जाती है, तो क्या वो 80 सीट में सरकार बना लेगी? नहीं, क्योंकि उसको तो 100 सीटें चाहिए। तो ऐसे में क्या है, उसे 20 सीटें और चाहिए होंगी, तो वो 20 सीटें अन्य पार्टियों से समर्थन हो सकता है उसका, मान लो अन्य पार्टी उसको समर्थन दे देती है, तो इस तरीके से सरकार बन जाती है। तो इसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। देखिए, जब एक दल को बहुमत नहीं मिलता और 2 या 2 से अधिक पार्टियां एक साथ मिल जाएं और सरकार बनाएं, तो उसको क्या कहा जाता है? गठबंधन की सरकार कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो छोटे दल होते हैं आमतौर पर गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि छोटी जो पार्टियां होती है, किसी के 5 MLA हैं, किसी के 10 MLA हैं, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ के इनके साथ मतलब एक गठबंधन बना सकते हैं। इसमें देखो एक नुकसान भी है, फायदे तो चलो जो हैं सो हैं, लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि ऐसे में जो जो सत्ता वाली पार्टी होती है, जो मतलब जिसका सीएम वगैरह होगा, उस पार्टी वो जो पार्टी है उसको अपने जो हित धारक हैं, जो उसके साथ जो समर्थन वाले हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं उसे सत्ता में समझौते करने पड़ जाते हैं। पॉलिसी जो है वो इनको ध्यान में रख कर बनानी पड़ती है। अगर इन्होंने समर्थन खींचा तो सरकार गिर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक कमजोर सरकार, आप कह सकते हो कि कमजोर सरकार होती है वो। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में संसद में जनता मार्च, ये जो पीपल्स मार्च जो हुआ था, इसका नेतृत्व कौन से नेता ने किया था? और ये अनूठा क्यों था, यूनिक क्यों कह सकते हो आप इसको? तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। आप जानते हैं कि 1975 में जो जेपी नारायण थे, इन्होंने, ये जो लीडर थे, इन्होंने क्या करा था, संसद मार्च किया था, जिसमें बहुत बड़ी रैली की गई थी, जनता बहुत भारी संख्या में इनके साथ आई थी। अब इसमें यूनिक क्या था? यूनिक इसमें ये था कि ये आज तक की जो मतलब उस समय तक की जो पॉलिटिकल रैली थी, उस पॉलिटिकल रैली में सबसे बड़ी रैली थी। ठीक है, भारत की राजधानी में इतनी बड़ी रैली इससे पहले नहीं हुई थी। तो ये थोड़ा सा मतलब आप इसे यूनिक मान सकते हो, क्योंकि जनता बहुत बड़े समर्थन के साथ इनके साथ आई थी। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए हो गया है, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन देखे हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन है, केवल 2 पॉइंट हमको यहाँ पे लिखने हैं, ज्यादा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें 4 नंबर के प्रश्न है, तो आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे और बहुत बड़ा आंसर यहाँ पे भी लिखना नहीं है, टू द पॉइंट अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि यूरोपीय संघ और आसियान की तुलना करनी है। तो यहाँ पे आप यूरोपीय संघ की विशेषताएं बता सकते हो, 2-2 पॉइंट बता दोगे काफी है, 2 पॉइंट इसके बता दो, 2 पॉइंट इसके बता दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए यूरोपीय संघ की अगर मैं बात करूं, तो यूरोपीय संघ एक ऐसा संगठन है जो कि यूरोपीय देशों का संगठन है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है, ठीक है, अपनी मुद्रा है यूरोपीय संघ के पास। यूरोपीय संघ एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के रूप में आप इसे देख सकते हो, सॉरी। इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश जो हैं वो कि जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद, उसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और विश्व व्यापार में काफी बड़ी हिस्सेदारी है यूरोपीय संघ की, एक मजबूत संगठन के रूप में आप इसको देख सकते हो। तो देखिए 4-5 पॉइंट मैंने आपको यूरोपीय संघ के बता दिए। अब यहाँ पे आसियान की बात कर लेते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। शुरू में इसमें 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए थे, ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इस तरीके से। तो इसकी संख्या 10 हो गई थी। ये अगर हम इसकी तुलना यूरोपीय संघ से करें तो यूरोपीय संघ के जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन ये तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और इसने अपने क्षेत्रीय विवादों को सुलझा लिया है, क्षेत्रीय विवाद सुलझाने में कामयाब रहा है। ये इसमें एक अच्छा प्लस पॉइंट है, तो आप ये आसियान में बता सकते हो। ठीक है, आसियान ने एक क्षेत्रीय मंच की स्थापना भी करी थी 1994 में, जिसके तहत इन देशों की
एक मंच प्रदान किया जाता है इनको, तो ये बता सकते हो। तो ऐसे मतलब काफी पॉइंट है इसके, लेकिन दो दो पॉइंट आप यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हो। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखो, भारत में 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में विभिन्न मुद्दों का वर्णन करो। जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी उस दौरान क्या हुआ था, क्या चीजें थी, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए, समझिए। जब ये आपातकाल लगाया गया था 1975 में, तो जो नेता थे, यानी जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, पहला पॉइंट। और जो प्रेस है, यानी जो मीडिया है, जो प्रेस होती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था उसको। आपातकाल ने सीधे तौर पे आम लोगों का जो जीवन था उसको प्रभावित किया था, क्योंकि जो लोगों के मौलिक अधिकार थे वो निलंबित कर दिए गए थे, रद्द कर दिए गए थे। लोगों को हिरासत में ले लिया गया था, हिरासत में कुछ लोगों के साथ बहुत यातनाएं हुई थी, जिसके कारण लोगों की मौत भी हो गई थी, कुछ लोगों की। तो ये भी हो जाएगा इसका एक पॉइंट। संविधान में केवल आंतरिक गड़बड़ी का उल्लेख किया गया था, मतलब इन्होंने ये कहा था कि आंतरिक गड़बड़ी है, इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, इमरजेंसी लगा रहे हैं। ठीक है, जबकि आज से पहले संविधान में मतलब कभी भी आप देखोगे कि ये आंतरिक गड़बड़ी बताकर इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आप इसे कह लो या जो भी कह लो, ऐसा हुआ था, गलत हुआ था। सरकार का आरोप था कि विपक्ष सरकारी काम में दखलंदाजी कर रहा है, इसलिए, ठीक है, और सरकारी नीति जो है उसको लागू करने से रोक रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, आपातकाल लगा दिया। लोकतंत्र में ये चीजें सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपातकाल लगा दिया। तो ये कुछ चीजें हुई थी आपातकाल के दौरान जो आप बता सकते थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखियो, 11वां जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका मैप वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आपको इसके आंसर लिखने हैं। देखो ये आपको बता दिया है, आपको हिंट के लिए दे दिए, ए जो है यूपी, आपका बी जो है कर्नाटक, सी जो है आपका गुजरात है, बी कर्नाटका है, और डी जो यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेट आपको दिखा दिए और आपसे पूछ लिए कि बताइए, इनके क्वेश्चन ये दे दिए 4 और आपको इसके आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रालय में संचार मंत्री कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए, जो रफ़ी अहमद किदवई थे, रफ़ी अहमद किदवई, ये थे पहले संचार मंत्री। और ये कहाँ से थे, ये उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, तो मैप, एक बार आप मैप में देखो, तो ये हो जाएंगे रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई संबंधित थे। मोरारजी देसाई जो थे ये गुजरात से संबंधित थे, गुजरात के सीएम भी रह चुके थे ये। प्राइम मिनिस्टर तो कम टाइम के लिए बने थे ये, लेकिन उससे पहले ही इनको अनुभव था सीएम का, सीएम पद पे रह चुके थे। तो ये गुजरात हो जाएगा। एस निंजलिंगप्पा और के कामराज, के कामराज जो है ये तमिलनाडु से थे। ठीक है, मिड डे मील का जनक भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ मिड डे मील। मिड डे मील की शुरुआत करी थी और ये कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण पद पे थे। ये जो सिंडिकेट था, सिंडिकेट के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, बहुत मतलब जाने माने नेता थे के कामराज, तमिलनाडु हो जाएगा। और जो ये बच गया ये कर्नाटका हो जाएगा। तो आपको ये सारे आंसर बता दिए। अब आप यहाँ पे आराम से यहाँ पे देख के अपना अल्फाबेट जो भी है यहाँ पे लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन सी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं हमको, 6 नंबर के अपने क्वेश्चन है और इसमें से ऑप्शन आपको मिलेगा करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। देशों की शांति और समृद्धि में क्षेत्रीय आर्थिक संगठन जो होती है, ठीक है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन की स्थापना जो है, स्थापना और मजबूती में निहित है। अगर हम क्षेत्रीय आर्थिक संगठन जो है उसको स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं देश की शांति और समृद्धि आती है। कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे है, क्या ये सही है या नहीं। अगर सही है तो इसके बारे में आपको पॉइंट बताने हैं। ठीक है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। जो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये जो विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद के मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं उसको भी रिसॉल्व कर देते हैं। और ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी अपनाते हैं, जिसके तहत क्या होता है, व्यापार बढ़ता है। जब व्यापार वगैरह बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम देखेंगे तो वो होता ही होता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो बैकवर्ड कंट्री होती है, जो पिछड़े हुए देश होते हैं, इनको भी चांस मिल जाता है कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें और अपनी जनता को, अपनी जनता के लिए रोजगार बढ़ा सके, उनको रोजगार दे सके। तो ये जो क्षेत्रीय जो आर्थिक संगठन है, इनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो जीवन स्तर होता है, उनके जीवन स्तर में सुधार हो पाता है, यानी उनका जो लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है। और देखिए जब लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की सुविधाएं मिल पाती हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि जब ये आर्थिक संगठन होते हैं तो इनकी वजह से ये सारे फायदे होते हैं। इसके बाद देखिए
जनता जो है जब संतुष्ट हो जाती है तो देश की नीति में उसका विश्वास बढ़ता है। ठीक है, जनता अगर सेटिस्फाई रहेगी तो अपने देश के प्रति, अपने जो जो नेतृत्व है उसके प्रति उसमें विश्वास बढ़ेगा। और इस प्रकार अपनी क्षमताओं के साथ साथ जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, जो भी मतलब कॉरपोरेट वगैरह हैं, ये सब क्या करते हैं, देश में शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जनता में आक्रोश, आंदोलन वाली भावना भी कम हो जाती है। अगर सेटिस्फाई रहेंगे, उनको सारी सुविधाएं देश में मिलेगी, तो ये चीज़ें भी कम हो जाती है। तो इन सब में क्या है, ये जो आर्थिक जो संगठन है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है वैश्वीकरण के कारण जो राज्य की बदलती हुई भूमिका है इसके बारे में। तो चैप्टर आप देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की जो भूमिका है वो बदल रही है। पहले आप राज्य क्या करता था, कल्याणकारी राज्य होता था, जो जनता के कल्याण के लिए काम करना, पॉलिसी बनाना, इस पे ज़्यादा विश्वास करता था। लेकिन वैश्वीकरण के कारण राज्य जो है अपने आप को कुछ मुख्य मुद्दों तक ही सीमित रखता है। ठीक है, जो अब कुछ मेन मुद्दे जैसे पॉलिसी बनाना हो गया, कानून व्यवस्था को देखना हो गया, जनता को सुरक्षित रखना, ऐसे जो मेन मेन मुद्दे हैं उस पे ही मतलब राज्य है वो विश्वास करता है, क्योंकि जो अब सब कुछ बाजार के हाथों में चला गया है, कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट बन जाएंगे। चैप्टर की वीडियो देखना, वहाँ काफी विस्तार से समझाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि ऑप्शन में था इसलिए एक क्वेश्चन आपको सही से समझा दिया। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 21वीं सदी के दौरान भारतीय राजनीति में 6 मुख्य मुद्दे बताने हैं और उसका मूल्यांकन करना है। तो देखिए ये अभी के बिल्कुल लेटेस्ट जो करंट में चल रही घटनाएं उससे रिलेटेड आपको पॉइंट दे रखे हैं मार्किंग स्कीम में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अगर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताना है। जैसे कि देखिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा, ठीक है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा आपने देखा होगा। और इसके तहत क्या था कि जो ये जो मुस्लिमों में ये जो प्रथा थी, कुप्रथा, इसको ख़त्म कर दिया गया। यानी अब ट्रिपल तलाक डायरेक्ट ऐसे बोलकर नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं, इससे महिलाओं की जो गरिमा है, जो उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए ये चीज़ें किया गया है, ताकि महिलाएं जो है शोषण और असुरक्षा से उनको बचाया जा सके। दूसरा आर्टिकल 370, आपको पता होगा ये कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा मिला हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान वहाँ पे लागू नहीं होता था, और इसकी वजह से क्या होता था कि वो बाकी राज्यों से जुड़ नहीं पाया था। तो ये आर्टिकल 370 खत्म करके, और इसको खत्म करने के बाद इसको एक जैसे नॉर्मल हमारे राज्य होते हैं वैसा राज्य बना दिया, और अब ये भारत का एक अभिन्न अंग भी बन चुका है। इसके बाद फार्म लॉ, आपको पता है ये जो कृषि कानून आए थे इसके तहत, जिसमें धरने प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद क्या हुआ, विरोध को देखते हुए जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा, इसको रिपील कर लिया, यानी इसको वापस ले लिया। तो ये अभी का बिल्कुल करंट का मुद्दा है। इसके बाद देखो सीए और एनआरसी वाला मुद्दा। इसके तहत क्या था कि सीए के तहत नागरिकता देनी थी, और एनआरसी के तहत उन लोगों की लिस्ट बनानी थी जो देश में मतलब इलीगल तरीके से रह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि असम में ऐसा मुद्दा है कि वहाँ पे अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, और रोहिंग्या आके बसे हुए हैं कई जगह पे। तो ये मुद्दे थे। इसके बाद राम जन्मभूमि वाला आपने मुद्दा पढ़ा होगा कि ये कितना पुराना विवाद था, हमेशा से ये विवाद बना रहता था, और जो राजनेता थे वो इस मुद्दे पे वोट वगैरह लेते थे, कहीं ना कहीं ये मुद्दा बना रहता था। लेकिन अब इस मुद्दे को ख़त्म ही कर दिया है, कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें इस मैटर को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनेगा। ठीक है, ये जो लॉन्ग डिस्प्यूट था, लंबे समय से जो विवाद था, ये ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब ये कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। इसके बाद अगला है, आप देख सकते हो, यहाँ पे देखना एक मुद्दा ये भी महत्वपूर्ण बन सकता है कि अगर हम देखें एनडीए, बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने 2014 से 2019 और उसके बाद भी पूर्ण बहुमत लिया है। ठीक है, पूर्ण बहुमत लिया है, यानी कि ऐसा पिछले 30 सालों में लगभग हुआ होगा कि कोई ऐसी सरकार आई हो केंद्र में जिसने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार, अपने दम पे सरकार बनाया हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी उसने गठबंधन जो है, जो एनडीए वाला अलायंस है, उसको तोड़ा नहीं, उन पार्टियों को साथ में लेकर चल रही है। तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है, एक अच्छा मुद्दा बन जाता है। तो ये कुछ 5-6 मुद्दे हैं जो कि करंट के हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ऐसी करंट के मुद्दों पे भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके ऑप्शन में आपको दे रखा है क्वेश्चन, भारत में आपातकाल के दौरान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो संबंध थे उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, संविधान में कई बदलाव करे थे। ठीक है, जैसे कि इसमें बदलाव ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, फिर सरकार ने निवारक निरोधक कानून का इस्तेमाल किया गया था,
और एक निवारक नज़रबंदी वगैरह भी आपने पढ़ा होगा कि आपको इमरजेंसी के दौरान देखा होगा आपने कि सरकार ने कई लोगों को ऐसे ही जेल में बंद करवा दिया था क्योंकि उन पे शक था कि वो कुछ गलत कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला। एक मुद्दा ये भी आया था कि मौलिक अधिकारों से ज़्यादा महत्व जो था वो नीति निर्देशक तत्व जो थे उसको दिया जाने लगा था। ठीक है। मौल इस इससे क्या होता था कि लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता था। इसके साथ ही संशोधन किया गया था और जिससे कि संविधान में कहीं ना कहीं विवाद बन गया था। जब ये संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार से हटाया गया था तो वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट में गया था मामला, वो भी विवाद का मुद्दा बना हुआ था। इसके बाद क्या है, सरकार ने अपने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जो पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा को खत्म करके अपनी पसंद का जो व्यक्ति था उसको बना दिया था। फिर संसद का कार्यकाल जो था वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, ये एक विवाद का मुद्दा बन गया था। और आपातकाल के दौरान आपको पता है कि लोगों के मौलिक अधिकार जो थे वो खत्म कर दिए गए थे, सस्पेंड कर दिए गए थे। ठीक है, लोगों को उसके लिए बाद में उस समय में अदालत भी नहीं जा सकते थे, बाद में अदालत गए थे कई लोग इन सब चीज़ों को लेकर। तो इस तरीके के जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे ये हुए थे। और 42वां संशोधन तो आपको याद ही होगा कि इस समय में विपक्ष जब जेल में था तो कितने सारे संशोधन कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में है। तो इस पर आप 5-6 पॉइंट बता सकते थे। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है खत्म हो जाता है और डिस्कस करा आपके सामने पूरा पेपर और मेन सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।